Fine. Today we shall be discussing feminism. कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म के वेव्स क्या क्या है. यूजुअली इन जेंडर स्टडीज ज्यादातर एज वी हैव स्टडीड सो फार ये वुमेन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. वुमेन इश्यूज की वजह से ही जेंडर स्टडीज की इब्तिदा हुई. तो इस वजह से कोई थ्रू आउट द एवोल्यूशन ऑफ जेंडर स्टडीज वी हैव सीन सेवरल जेंडर रिलेटेड मूवमेंट्स पर्टिकुलरली कंसर्निंग वुमेन. ठीक है, तो वुमेन के रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स चलनी शुरू हुई सिंस द ओरिजिन ऑफ जेंडर स्टडीज. ठीक है, पर्टिकुलरली वर्किंग फॉर वुमेन राइट्स, वर्किंग फॉर वुमेन फ्रीडम, वर्किंग फॉर वुमेन डेवलपमेंट. ठीक है, तो उन सबको हम फेमिनिज्म तस्वूर करते हैं. तो सबसे पहले हम फेमिनिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है, फेमिनिज्म है क्या चीज, फेमिनिज्म को किस तरह जो है ना यूज किया जाता है, कितने वेव्स इसकी चली हैं. फर्स्ट वी शैल बी अंडरस्टैंडिंग दैट एंड देन इन डिटेल वी शैल बी डिस्कसिंग द फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ इट. तो व्हाट इज फेमिनिज्म? टू बिगिन फॉर्मली, फेमिनिज्म इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट. ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, ये समाजी तौर पे या सियासी तौर पर चलने वाली कोई भी ऐसी तहरीक है दैट एडवोकेट्स फॉर वुमेन राइट, जो कि किस चीज का प्रचार करती है, जो कि काम करती है खवातीन के हुकूक पर, खवातीन को इक्वलिटी दिलवाने के लिए, उनको मसावात उसकी बराबरी के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो भी समाजी तहरीकें चली, जो भी पॉलिटिकल तहरीकें चली, जो भी समाजी तहरीकें चली, जिनका काम ये होता था कि वुमेन को अपलिफ्ट करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करे, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे. तो ये जो तमाम जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली हैं, ये जो तहरीकें चली हैं, उनको हम फेमिनिज्म का नाम देते हैं. तो फेमिनिज्म इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड थ्रू आउट द कैरियर. ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री जो चलती रही हैं. और सबका काम क्या हुआ, सबका काम यही है कि दे शुड बी वर्किंग फॉर द. खालिद खान, कैन यू हियर मी? ओके, सो दिस इज बेसिकली द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स. ठीक है, कोई भी ऐसी तहरीक चली है जिसका काम क्या होता है, खवातीन को अपलिफ्ट करना, खवातीन के हुकूक के लिए बात करना, खवातीन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, खवातीन को हेल्प आउट करना. तो वो तमाम जो तहरीकें हैं वो फेमिनिज्म कहलाते हैं. ठीक है, द मूवमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम with different waves of feminism emerging address specific issues and challenges. तो ये जो तहरीके ये थ्रू आउट द लाइफ जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से इवॉल्व हुई हैं. इनका जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो हिस्ट्री के साथ साथ, जिस तरह हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कैसे सोसाइटी इवेलुएट हुई. इसी तरह जो फेमिनिज्म की जो तहरीक है ये भी एक एवोल्यूशन के स्टेजेस से गुजरी है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वेव में किसी एक चीज की डिमांड रखी जाती है, फिर सेकंड वेव में किसी दूसरे चीज की डिमांड रखी जाती है, थर्ड वेव में किसी दूसरे चीज की डिमांड रखी जाती है, और फोर्थ स्टेज जो है या फोर्थ वेव फेमिनिज्म जो है उसमें एक अलग चीज की डिमांड रखी जाती है. तो इसका मतलब क्या होता है, इनकी डिमांड्स भी थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द एवोल्यूशनरी प्रोसेस वो चेंज होती रहती है. ये ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड गेट्स बर्थ, तो सून आफ्टर गेटिंग बर्थ हिज रिक्वायरमेंट्स आर फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. फिर उसकी सोशलाइजेशन जब चल रही होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्कूलिंग भी मैटर करना शुरू कर देती है. ठीक है, उसकी एजुकेशन भी बहुत मैटर करना शुरू कर देती है, उसका डाइट भी बहुत मैटर करना शुरू कर देता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर उसकी जरूरियात मजीद कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है. फिर उसको जॉब्स की जरूरत पड़ती है, फिर उसको लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती है, फिर उसको फैमिली की जरूरत पड़ती है, फिर सोशल सर्कल की जरूरत पड़ती है. तो जिस तरह एक इंडिविजुअल जो है ना वो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाता है और उसकी जरूरियात और उसकी प्रायोरिटीज और उसके रोल्स एंड स्टेटसेस चेंज होते रहते हैं. इन द वेरी सेम वे फेमिनिज्म की जो तहरीक है ये भी वक्त के साथ साथ इवेलुएट हुई है. ये सिंपल से शुरू हुई, छोटी छोटी जरूरियात के बारे में बातचीत करने से शुरू हुई और आज हमारे पास एक मॉडर्न ना एक पहुंच चुकी है. सो दिस इज बेसिकली द
introduction to feminism. I hope you have got the basic understanding of feminism, that feminism is any, movement, any function, any program, any struggle that is done for the betterment of women, that is done for empowering the women, that is done for facilitating the women. This is basically feminism. अभी हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सामने आई हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में, मुख्तलिफ फेमिनिज्म के स्टेजेस में, ठीक है, और कैसे इसने हमें हेल्प आउट किया है। वेव्स बेसिकली कहते हैं लहर को। लहर से मुराद यहाँ पर यह है कि 4 स्टेजेस, अभी तक जब हम मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक 4 ऐसे स्टेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने अपनी डिमांड्स को, लोगों ने अपनी मूवमेंट को, लोगों ने अपनी ज़रूरियात को खास तौर पर रखते हुए एक खास जो है ना वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है, एक खास मैनिफेस्टो के साथ वुमेन के राइट्स के लिए बात करना शुरू किया। तो सबसे पहले वेव्स कहते हैं लहर को, ठीक है। तो 4 लहरें इस तरह की आ चुकी हैं। तो पहला जो फर्स्ट वेव है वो 1848 से लेकर 1920 तक है। अभी क्या होता है, इनका सबसे ज्यादा जो फोकस था, फोकस्ड ऑन सफरेज, क्योंकि शुरू शुरू में इस तरह था कि वुमेन को बिल्कुल जो है ना राइट नहीं था, ना उनकी पॉलिटिकल जो है ना राइट्स प्रोटेक्टेड थे, ना सोशल राइट्स प्रोटेक्टेड थे। तो इस किस्म की कंडीशन में क्या हुआ, जो सबसे पहले वुमेन ने स्ट्रगल करना शुरू किया, वुमेन ने अपने राइट्स के लिए बात करना शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने काम कर, जो फर्स्ट वेव आया, क्योंकि ये यूरोपियन वर्ल्ड में आया और यूरोपियन वर्ल्ड ने सबसे ज्यादा जो है ना फोकस किया सफरेज पर। बेसिक राइट्स तो उनको मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन इतने डेवलप्ड फॉर्म में नहीं थे, इतनी उनकी पॉलिटिकल सेम मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया ऑन सफरेज। अभी सफरेज किसे कहते हैं? सफरेज ये है कि हर किसी को हक दिया जाए, पर्टिकुलरली वुमेन को, कि वो वोट कास्ट कर सके, वो अपने लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इलेक्ट कर सके, वो अपने लिए अपने लीडर्स को अपॉइंट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जब हमारा इलेक्शन होता है तो मेल्स एंड फीमेल्स वो दोनों आते हैं इक्वली, वो अपना वोट कास्ट करते हैं, हर किसी का वोट एक एक वोट कास्ट काउंट किया जाता है, और हर किसी को इतनी ही फैसिलिटी अवेलेबल होती है जितनी कि एक आम शख्स को अवेलेबल होती है कि वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को सेलेक्ट कर सके। तो इन्होंने भी क्या किया कि सबसे पहला जो ये फेमिनिज्म का जो पहला वेव चला, उन्होंने काम किया राइट टू वोट के लिए, दैट वी शुड गेट इक्वल राइट टू वोट। जिस तरह मेल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हमें भी राइट्स टू वोट मिलना चाहिए, ठीक है। एंड देन दे आल्सो वर्क फॉर अदर वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स किस तरह हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि भाई वो प्रॉपर्टी ऑन कर सके, प्रॉपर्टी परचेज कर सके, अच्छा अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सके। तो पहले फेमिनिज्म की मूवमेंट में बिल्कुल बेसिक चीजों पे काम करना शुरू किया। they asked for some social rights, and they also asked for some political rights, ठीक है। they did not contend with the male patriarchal type of society। यहाँ पर इन्होंने उनके साथ कंटेंट करने की जरूरत महसूस नहीं की, उनके साथ मुकाबला करने की जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने ये कहा, उन्होंने किसी पेट्रियार्की को यहाँ पर चैलेंज नहीं किया, बल्कि दे ऑल बिगेन, क्योंकि वो एक पोजीशन पर आना चाहते थे। दे थॉट दैट व्हेन वी रीच टू अ पोजीशन वेयर वी कैन चैलेंज पेट्रियार्की, सो देन वी शैल चैलेंज इट। तो इन्होंने सबसे पहले अपने पॉलिटिकल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, अपने सोशल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने सफरेज की मूवमेंट पे और प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह और इस तरह की जो सोशल राइट्स उन पर काम करने की कोशिश की। इस वक्त जो की फिगर्स थे, उस वक्त के जो की फेमिनिस्ट थे, उसमें एलिजाबेथ कैडी सेंटन थी एंड सुसान बी एंटोनी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास चलता है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अभी 1848 के बाद 1920 तक जब ये चीजें मिल गई, राइट टू वोट मिल गया, कुछ प्रॉपर्टी राइट्स मिल गई, पर्टिकुलरली जो सफरेज है वो 1920 में न्यूजीलैंड में जो है ना सबसे पहले राइट टू वोट लोगों को या फीमेल्स को मिलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद सम 40 ईयर्स जो है ना वो ये फेमिनिज्म की जो तहरीक थी ये थोड़ी सी डाउन पड़ गई। डाउन इसलिए पड़ गई क्योंकि उनकी जो बेसिक जरूरियात थी, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी ऑन करना चाह रहे थे या वो जो है ना वोट कास्ट करना चाह रहे थे, वो उनको मिल गए।
फिर उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर उन्होंने दोबारा जो है ना वो देखा कि यार अभी हमारे पास दोबारा ऐसी चीजें आई हैं जिसको हम लोगों ने मजीद इम्प्रूव करना है, तो इस वजह से फिर सेकंड वेव आया फेमिनिज्म का। ये 1960s से शुरू हुआ और 1980s तक चला, इट मींस ऑलमोस्ट सम 20 इयर्स। अच्छा, इस वेव में वुमेन ने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया? दे फोकस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स। अभी रिप्रोडक्टिव राइट्स से बात क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव राइट्स में यह है कि यूजुअली जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि तमाम जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तमाम कंसेप्शन कंसेप्शन और कंट्रसेप्शन दो टर्म्स हैं, ठीक है। कंसेप्शन एंड कंट्रसेप्शन, ठीक है। कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन इज द आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड एंड कंट्रसेप्शन इज द आइडिया ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, ठीक है। तो ये ज्यादातर मेल्स के उसमें होता था, मेल्स के इख्तियारात में होता था। और हर कोई सोचता था कि हमें क्या, तमाम मेल्स दे वर हैविंग पावर, दे वर हैविंग अथॉरिटी, और वो अपने मर्जी से जब वो फैमिली प्लानिंग भी कोई इस तरह की चीज अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने महसूस किया कि हमें अभी अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स मिलने चाहिए, हमें अपने मर्जी के मुताबिक बच्चों को पैदा करने के हुकूक मिलने चाहिए, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक हमें अपने आप को फैसिलिटेट करने के मुताबिक अपने मैटरनल कंडीशन को सामने रखते हुए हम जो है ना अपने मर्जी से नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ना हम प्रोड्यूस करें, हम अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। अगर हम प्रोड्यूस नहीं करना चाहे तो हम जो है ना एबॉर्शन वो इस्तेमाल कर सकते हैं या कंट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सेकंड सेकंड वेव में जो सबसे ज्यादा काम किया वो अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स पे काम किया कि भाई हमें जो है ना रिप्रोडक्टिव राइट्स मिलने चाहिए, हमें फैमिली प्लानिंग में हमारे जो है ना राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हमारी मर्जी हो, सिंस वी आर प्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन, ठीक है, तो हमें हुकूक मिलने चाहिए, वी शुड हैव अथॉरिटी ओवर इट। नेक्स्ट इन्होंने जिस पर सबसे ज्यादा काम किया वो वर्क प्लेस इक्वलिटी पर काम किया कि यहाँ पर इन्होंने सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, चूंकि ये पॉलिटिकली और सोशली थोड़े से स्ट्रेंथन हो चुके थे, ठीक है, इनकी पॉलिटिक्स में एक से आ चुकी थी, इनको इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने वर्क प्लेस इक्वलिटी की बात करना भी शुरू कर दी। वर्क प्लेस इक्वलिटी से मुराद उन्होंने क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिस है तो वो ऑफिस लिमिटेड नहीं हो मेटर पार्ट्स तक, वो लिमिटेड नहीं हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स पार्टिसिपेट कर सकते हो, फीमेल्स पार्टिसिपेट ना कर सकते हो। So they ask for equal presence, equal representation. Secondly, besides these, they also ask for equal salary or equal wages. उन्होंने कहा कि जितना काम मेल्स करते हैं उतना ही काम फीमेल्स भी करते हैं, जितने कॉम्पिटेंट मेल होते हैं उतने ही कॉम्पिटेंट फीमेल भी होते हैं, जितना वक्त मेल्स काम करते हैं उतना ही वक्त फीमेल्स भी काम करते हैं। तो जब सब चीजों में बराबरी है, सो व्हाई नॉट इन वर्क प्लेस, व्हाई नॉट इन सैलरी, व्हाई नॉट इन डेली वेजेस। तो उन्होंने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया ताकि हमें हर जगह पर इक्वली ट्रीट किया जाए। एंड सिमिलरली दे आल्सो वर्क फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। अभी चूंकि यहाँ पर वो क्या हो चुके थे, अभी उनके पास कुछ ऐसे इख्तियारात आ चुके थे जैसे फॉर एग्जांपल वोट करना, प्रॉपर्टीज को ऑन करना, रिप्रोडक्टिव राइट्स का मिलना, इक्वलिटी उनको मिल गई। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस यूजुअली हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो डोमेस्टिक वायलेंस मेल पार्टनर्स की तरफ से होता है। घरों में जो खवातीन होती है तो मेल्स जो है ना हरास भी करते हैं, मेल्स बाहर के भी हो सकते हैं, घर के भी हो सकते हैं। इसी तरह घर में जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, तो उनको थ्रेट किया जाता है, एसिड थ्रोइंग होती है, या जो है ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उन सबको भी इन्होंने काम इन पर काम करना शुरू कर दिया। सो ये चीजें जो थी ना वो तो सबसे इंपॉर्टेंट था, दिस वाज फर्स्ट वेव ऑफ द स्टार्ट। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो इनको यहाँ पर मिली वो रिप्रोडक्टिव राइट्स वगैरह मिल गए, वर्क प्लेस की इक्वलिटी मिल गई, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस मिल गए। और इस वक्त जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फेमिनिस्ट हमारे सामने देखने को आई, दैट वाज बेटी फ्राइडन। बेटी फ्राइडन की कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है इन इन द फील्ड ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ होल जेंडर स्टडीज, ठीक है। एंड देन ग्लोरिया स्टेनियम एंड बेल हुक्स। तो इस तरह के सेकंड फेमिनिज्म में अभी उन्होंने हम देख रहे हैं कि किस तरह सिंपली पॉलिटिकल से उन्होंने अपने सोशल सेस की तरफ भी आगे चलना शुरू कर दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अभी थर्ड वेव में क्या होता है?
थर्ड वेव में दे फोकस्ड ऑन इंटरसेक्शनैलिटी कंसीडरिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन। अभी यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन का, अभी देखिए फीमेल्स की जो वोलेशन होती है, वोलेशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो रही, वोलेशन सिर्फ जो है ना फॉर एग्जांपल सोशल नहीं हो रही, हर तरह से फीमेल्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई मुख्तलिफ तरीकों से इंटरसेक्शनलिटी के जरिए से फीमेल्स को ऑप्रेस किया जाता है। कहीं पर फॉर एग्जांपल फैमिली जो है ना, कहीं पर जो है वुमेन को कहीं पर जो है ना वर्क प्लेस में जो है ना सबऑर्डिनेट होते हैं, तो वहां पर बॉस उनको ऑप्रेस करते हैं। कहीं पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, कहीं पर लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, कहीं पर रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो खवातीन जो है ना थर्ड वेव में उन्होंने कहा कि हमें मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ सेक्स की तरफ से, मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ से हमें क्या मिलते हैं, हम एक्सप्लॉइट होते हैं, हमारी ऑपरेशन की जाती है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम चैलेंज करते हैं, हम चैलेंज करते हैं इस किस्म के सिस्टम को, हम चैलेंज करते हैं इस किस्म की आइडियोलॉजी को, हम चैलेंज करते हैं इस तरह के नॉर्म्स को, हम चैलेंज करते हैं इस किस्म के सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो कि ऑपरेस कहते हैं दबाने को। जो दबे हुए नहीं होते, जिसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसको ऑपरेस को उर्दू में हम क्या कहेंगे, इस्तेहसाल होता है जिनका, ठीक है, उस तरह। तो उन्होंने सबसे पहले क्यूर थ्योरी पे काम किया। अभी थ्योरी क्या है? क्वीर थ्योरी एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क है दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नोशन ऑफ आइडेंटिटी, sexuality and gender and seeks to understand how social norms and power structures shape our understanding of these concepts। क्वीर थ्योरी पे उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो सोशल नॉर्म्स है उनको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया दो चीजों पर। क्वीर क्या कहता है? क्वीर ये कहता है कि हम चैलेंज करते हैं तमाम समाजी इख्तियारात को, हम तमाम समाजी आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं जो ये कहते हैं कि मेल और फीमेल दो अलहदा मखलूक हैं। हम चैलेंज करते हैं हर उस चीज को जो मेस्कुलाइन और फेमिनाइन को सेपरेट करता है। हम हर उस चीज को चैलेंज करते हैं जो कि मेल्स को सुपीरियर और फीमेल्स को इंफीरियर तस्वुर करता है। उन्होंने कहा कि अगर इसके रास्ते में हमारी कोई सकाफत आती है, इसके रास्ते में हमारे पे कोई भी चैलेंज आता है, हम उन सबको चैलेंज करते हैं। तो क्वीर थ्योरी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि उनकी आइडेंटिटी को, उनकी सेक्सुअलिटी को, उसके जेंडर को थ्रेटन करे, उनके सोशल नॉर्म्स को थ्रेटन करे या पावर स्ट्रक्चर्स को थ्रेटन करे, उन सब को हम चैलेंज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है, ग्लोबल फेमिनिज्म देखने को मिलता है कि हर जगह पर वुमेन क्या करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, नेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, उन्होंने सबको इक्वली ट्रेन करना शुरू कर दिया और ग्लोबल फेमिनिज्म राइज हुआ। ग्लोबल फेमिनिज्म ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो है ना फेमिनिज्म परवान चढ़ गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप पर, उसने हर एक फील्ड को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, हर एक फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। सो दिस लेड टू द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। 1990 से 2010 तक ये चला और इस वक्त के जो की फिगर्स थे वो रिबेका वालकर थे, जॉर्ज बटलर थे एंड चेला सैंडोवाल थे। तो दिस वाज ओवरऑल द थर्ड वेव, ठीक है। अभी जो हमारे पास जो फोर्थ वेव जो चल रही है, जो बहुत मॉडर्न है एंड जो लेटेस्ट वेव चल रही है, वो हमारे पास फोर्थ वेव है। उसमें क्या कहते हैं, okay, so in the fourth wave of feminism, people, particularly women, they started supporting some more digitalized ideas, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फोकसेस ऑन डिजिटल एक्टिविज्म पे किया। अभी यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजी क्या हुई कि दे शुड यूज सोशल मीडिया। फिर इन्होंने सोशल इश्यूज को राइज करना शुरू कर दिया कि जिस तरह रेप कल्चर कहीं पर एग्जिस्ट करता है, बॉडी कंसेंट एंड बॉडी पॉजिटिविटी, मतलब जो भी चीज अगर की जाए तो उस पर कोई उनको रोक टोक नहीं होनी चाहिए, अपने बॉडी को अपने मर्जी के मुताबिक यूज करे। फॉर एग्जांपल उसको कवर करना है, या फॉर एग्जांपल उसके वो उसकी शेप किस तरह है, ठीक है, या लोग किस तरह इस चीज को एवेलुएट करते हैं। तो डिजिटल एक्टिविज्म में क्या हुआ, डिजिटल एक्टिविज्म में वो डिजिटली इतने एक्टिव हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन सब पर अपने इश्यूज को राइज करना शुरू कर दिया और उसकी बुनियाद पर अपने तमाम
जो आजकल हमारे पास आपने देखा होगा जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जो 8 मार्च में यूजुअली वुमेन जो होती हैं, जो फेमिनिस्ट होते हैं, वो जो चार्ट करते हैं, जो स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला जो बात करते हैं, ठीक है, यही है ना, कॉन्सेंट एंड बॉडी पॉजिटिविटी, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहे काम करूँ, मैं जिस तरह का दुपट्टा पहनूं, मेरी मुझे देखने से पहले अपनी नजरें नीचे करो, एंड सो बहुत सारे जो है ना बॉडी शेमिंग के या इधर उधर की जो पम्फलेट्स या पैनाफ्लेक्स या बैनर्स जो उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए होते हैं, तो वो जो तमाम चीजें हुई वो डिजिटली हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑनलाइन जो है ना फेमिनिस्ट कम्युनिटीज डेवलप होना शुरू हो गई। फीमेल जो फेमिनिज्म के जो वर्कर्स थे, जो सोशल वर्कर्स थे, वो बहुत बड़े पैमाने पर कलेक्ट होना शुरू हो गए। और ज्यादा इसमें जो की फिगर्स देखने को मिलते हैं वो ताराना बरकी को देखने को मिलता है। अभी ताराना बरकी ने क्या किया, यहाँ पर एक तहरीक है वुमेन और फेमिनिज्म को लेते हुए, जिसे हम कहते हैं मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट बेसिकली क्या है, एक फोर्थ वेव में ये हुआ कि यूजुअली अभी तक जितने भी 3 वेव्स चली, अगर वहां पर सेक्सुअल हरेसमेंट होती, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होता, या वहां पे कोई भी ऐसी चीज होती, तो लोग उसको हाईलाइट नहीं करते थे, लोग उसको पब्लिसाइज नहीं करते थे। तो यहाँ पर टाराना बर्की ने जो है ना क्या किया, एक फॉर एग्जांपल शी वाज जस्ट डिस्कसिंग, ठीक है, कि 2007 2006 में इसने जो है ना वो किया, एक मी टू मूवमेंट शुरू किया 2006 में। अभी मी टू मूवमेंट क्या है, मी टू मूवमेंट में उसने मी टू मूवमेंट आगे मैं आपको बताता हूँ, इसने टाराना बर्की ने क्या किया, इस पर जो सेक्सुअल हरेसमेंट हुई इसको पब्लिसाइज करना शुरू किया, उसको डिजिटली जो है ना मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे बताना शुरू कर दिया, रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ये चीजें इस तरह हमें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनते हैं, इस तरीके से हमारे पास हमें जो है ना लोग बॉडी शेमिंग वो करते हैं, या इस तरह लोग हमें घूरते हैं। तो ये तमाम चीजें हुई। फिर उस वक्त 2017 में एक बहुत प्रोमिनेंट जो है ना सोशियोलॉजिस्ट और फेमिनिस्ट है, वो है अलीसा मिलानो। एलिसा मिलानो ने इस जो है ना कंसेप्ट को क्या किया, इस पर ट्वीट किया, ट्विटर को इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि मी टू मूवमेंट एज द ट्वीट बाय। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2006 में जो एक चीज शुरू हुई, ठीक है, जो मूवमेंट शुरू हुई, जब उसने उसी मूवमेंट फिर ये इसके बाद ये फेड आउट हो गया। और जब 2017 में जब ये मी टू मूवमेंट शुरू हुई, हैशटैग के साथ ये बात शुरू हुई, जिसमें एलिसा मिलानो ने कहा कि भाई मेरे साथ भी ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, तो ये एक पूरी तहरीक शुरू हो गई। फिर खवातीन ने जहाँ कहीं पर भी अगर उन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता, वहां पर कहीं पर भी उनके राइट्स को कल्टीवेट किया जाता, जहां पर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता, तो उस उन सब को उन्होंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, यूजिंग ऑल सोशल मीडिया, यूजुअली यूजिंग ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक्टिवली, ताकि उस उससे क्या हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो फेमिनिस्ट की जो तहरीकें थी वो बहुत बड़ी हो गई, एंड ऑनलाइन फेमिनिस्ट कम्युनिटीज अराइज होना शुरू हो गए, और आज बहुत बड़े पैमाने पर फेमिनिज्म के प्रचार करने वाले देखने को मिलते हैं। सो आई होप the four waves of feminisms are clear to everybody. If you have any question, please drop me your question right now so that we may go ahead a bit quickly, please. Okay, so right now we should be moving ahead as most of the things are clear to everybody. अभी हम देखते हैं ना कि जैसे ही फेमिनिज्म की तहरीकें बढ़ रही है ना, कहीं पर हमने देखा, कहीं पर राइट टू वोट की बात की, कहीं पर राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, कहीं पर राइट टू फैमिली प्लानिंग की बात की, कहीं राइट टू रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की, कहीं पर फॉर एग्जांपल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज या जॉब्स की बात की। तो आगे हम चलते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म किस चीज पर ज्यादा काम करता है, ठीक है, फेमिनिज्म के जितने भी चीजें हैं उनमें सबसे पहला है इक्वलिटी। फीमेल्स काम करते हैं, या जो फेमिनिस्ट की जो तरीके होती हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं कि वुमेन को इक्वलिटी दी जाए। इक्वलिटी कहाँ दी जाए, इक्वलिटी मैन एंड वुमेन शुड बी कंसीडरिंग इक्वल इन राइट्स, ठीक है, उनके राइट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सही है, उनके
उनकी जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पर भी जॉब आती है, उन सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इसी तरह उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वलिटी की बात करते हैं। फिर एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि भाई हमें कंट्रोल मिलनी चाहिए अपनी जिंदगी की। वुमेन शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स, देयर ओन बॉडीज एंड कि वो किस किस्म के कपड़े पहनना चाहती है, वो किस किस्म के लोगों में उठना बैठना चाहती है, वो किस किस्म की बातें करना चाहती है, वो किस किस्म की हासिल करना चाहती है। तो एम्पावरमेंट की भी कहते हैं। फेमिनिस्ट पेट्रियार्कल माइंडसेट को वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल हम क्या करें कि जो मेल्स डोमिनेटेड है हम पर, उन सब के कंट्रोल में हम ना हो, हमारे पास अपने इख्तियारात होने चाहिए। फेमिनिज्म सीक्स टू डिसमेंटल सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस एंड प्रिविलेजेस, के मेल्स को जो इख्तियारात दे रहे हैं, मेल्स ऑन वुमेन, ठीक है, जिस तरह मेल्स वुमेन को ऑन करते हैं या उनको डिसीजन मेकिंग के हक नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, हम इस पेट्रियार्की के जो सिस्टम है उस सब को हम चैलेंज करते हैं। फिर पेट्रियार्की के साथ साथ उन्होंने इंटरसेक्शनलिटी को भी चैलेंज किया। फेमिनिज्म रिकॉग्नाइजेस दैट वुमेन एक्सपीरियंसेस आर शेप्ड बाय मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन, कि वुमेन को जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म से उनका इस्तेसाल होता है। ठीक है, उसमें रेसिज्म की बुनियाद पर भी होता है, क्लासिसिज्म की बुनियाद पर भी होता है, होमोफोबिया के मुताबिक भी होता है कि उसको आप लोगों ने घर में ही जो है ना कन्फाइन करके रख दिया है, घर में ही वो लोग रह रहे हैं। ठीक है, बाहर आप उनको निकलने नहीं छोड़ रहे हो। तो इन पर भी बहुत ज्यादा काम कर दिया। और आजकल के जो मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल जस्टिस पे भी काम करना शुरू कर रहे हैं, कि जिस तरह मेल्स जो है ना कोई काम कर रहे होते हैं, या जिस तरह मेल डेवलप कर रहे होते हैं सोसाइटी को, या जिस तरह मेल्स को अच्छी जॉब्स मिल रही होती, तो इस तरह हमें भी ये चीजें मिलनी चाहिए। एंड देन दे आल्सो वर्क फॉर डिजिटल एक्टिविज्म एंड ऑनलाइन हरेसमेंट। ठीक है, वो डिजिटल एक्टिविज्म पे काम कर रहे हैं, अपने आप को सोशल मीडिया होमोफोबिक के जिस तरह आप अक्सर एक से लोग डरना शुरू नहीं कर देते, घर में रहना शुरू कर देते हैं, एक जैसे लोगों से डरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई वी शुड नॉट बी फेयरफुल। ठीक है, हम अफ्रेड नहीं होंगे, हम लोगों के साथ जो है ना फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें जो कि हमें डराती है धमकाती है, हम उसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है, डिजिटल एक्टिविज्म पे काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना शुरू कर दिया, अपने इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और ऑनलाइन हरेसमेंट पर भी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, हमारे पास साइबर क्राइम विंग्स बन गए, हमारे पास फॉर एग्जांपल वुमेन ओम्बड्स पर्सन बन गया, हमारे पास फॉर एग्जांपल FIA में हमारे पास सेल्स बन गए, जेंडर डेस्क कायम हो गए, वुमेन पुलिस स्टेशन बन गई। तो ये क्या हुआ, ये तमाम फेमिनिज्म की नजर वजह से देखने की मिली। क्योंकि लोग जो है ना ऑनलाइन ऑनलाइन भी, पहले तो सिर्फ ये था कि भाई डोमेस्टिकली जो है ना किसी को एक्सप्लॉइट किया जाता, तो वो चीजें होती कि अभी अब डिजिटल फील्ड में भी अगर कोई चीज किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो भी जो है ना हाईलाइट कर लेते हैं। रेशियल जस्टिस जस्टिस पे भी बात करना शुरू कर दी, कि फॉर एग्जांपल हमें जुडिशरी में जॉब्स मिलनी चाहिए, हमें मुख्तलिफ पुलिस में जॉब्स मिलनी चाहिए, हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमारे तमाम लॉज जो कि मेल्स और फीमेल्स को अलहदा तस्वुर करते हैं या इंफीरियर या सुपीरियर तस्वुर करते हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस जो है ना अक्सर वुमेन को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती थी, उनको यूज करती थी। ठीक है, एंड उनको अक्सर फॉर एग्जांपल एक इंफीरियर तबका समझते थे। तो उसके मुताबिक उन्होंने इसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया, डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए भी बात करना शुरू कर दी, कि अगर कोई डिसेबल वुमेन है तो उनको जो है ना उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी जरूरियात उनकी पूरी होनी चाहिए, उनको भी कुछ स्टिपेंड और स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। एंड एक्सेसिबिलिटी के हर चीज मुहैया कर दी जाए, अगर कोई विडो है तो विडो को हुकूक मिलने चाहिए, अगर कोई फॉर एग्जांपल सिंगल पेरेंट है तो उसको भी हुकूक मिलने चाहिए, तो हर चीज। एंड देन मोर देन दैट वुमेन से एक आगे निकलते हुए एक स्टेप मजीद LGBTQ राइट्स पर काम करना शुरू कर दिया, और उनको भी इंक्लूसिव बनाना शुरू कर दिया, कि लेस्बियन हो, गेज हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो या क्वीरिस्ट हो, तो उन सब के लिए उन सब के राइट्स के बारे में बात करना शुरू कर दी, और उन सबको मुख्तलिफ फील्ड्स में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंक्लूसिव कर दिया कि जॉब्स में भी इनको आना चाहिए, एजुकेशन में भी इनको आना चाहिए। सो दिस दीज आर द बेसिकली की प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिज्म। इन सब चीजों पर फेमिनिस्ट आजकल काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप मी योर क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल जस्टिस, वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट चेंज में जिस तरह मेल्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, मेल्स को तमाम अथॉरिटीज दी जाती है कि वो फॉर एग्जांपल
हर चीज में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में या क्लाइमेट को इम्प्रूव करने में मेल्स अपनी पार्टिसिपेशन कर सके, तो इसी तरह हम भी कर सके। यू कैन रिसेंटली सी कि हमारे पास जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में एसडीओज और असिस्टेंट कंजर्वेटर्स अपॉइंट हुए वो ज्यादातर फीमेल थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जितना ये अर्थ दूसरों का है उतना ही ये हमारा है, इसी तरह इसको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने इन्वायरमेंटल जस्टिस या हर जगह पर अपने आप अपना लोहा मनवाने के लिए इन्वायरमेंटल साइंसेस को स्टडी करना शुरू कर दिया, क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन हरेसमेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल कहीं पर, फॉर एग्जांपल बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड आपस में एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, वो चैट फिर जो है ना बाद में वो बॉयफ्रेंड उसको एक्सपोज करने के लिए या लीक आउट करने के लिए, इस तरह के जो हमारे पास लीक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें फिर डिजिटली जो है ना वो क्या करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। सो दीज आर ऑनलाइन हरेसमेंट। यूजुअली आपने देखा होगा किसी की तस्वीर लीक हो रही है, किसी की वीडियोस लीक हो रही है, किसी के पब्लिक डेटा लीक हो रहा है, किसी के जो है ना पर्सनल लाइफ लीक हो रहे हैं। So these all are online harassment. Okay. I hope it's clear to everybody. A bit quickly, please. We have got 5 minutes left. So this was basically the feminism. That what is feminism? ठीक है, फेमिनिज्म है क्या, फेमिनिज्म के वेव्स क्या हुए। अब यहाँ पर मैंने, आप याद रखिए कि मैंने ये बुलेट पॉइंट्स में लिखे हैं। इस बुलेट पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट वेव में सफरेज पे काम किया, फिर राइट जो है ना प्रॉपर्टी राइट्स पे काम किया, फिर सेकंड वेव में रिप्रोडक्टिव राइट्स पे काम किया, फिर इक्वलिटी पे काम किया, वर्क प्लेस इक्वलिटी पे, फिर डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया। इन द सेम वे फिर थर्ड वे में क्वीर थियरिस्ट सामने आए, फिर उन्होंने फेमिनिज्म पे काम किया। फोर्थ वेव में उन्होंने डिजिटल एक्टिविज्म शुरू कर दी, सोशल मीडिया पे यूज करना शुरू कर दिया, सोशल इश्यूज को राइज करना शुरू कर दिया, अपने बॉडी को अपने मुताबिक मोल्ड करने का काम शुरू कर दिया। एंड ऑल दीज यू नीड टू एक्सप्लेन वन बाय वन, ठीक है। आपने इन सबको क्या करना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ये कीप द आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स, ये आपके सामने इस वजह से मैंने लिखा है शॉर्ट में, इनको बुलेट पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि कम वक्त में ज्यादा चीजें आपकी समझ में आ सके। ये मी टू मूवमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2006 में स्टार्ट हुई और 2017 में परवान चढ़ी, जब अलेसा मिलानो ने इसको रीट्वीट किया था और उसको कहा था मी टू। और उसके बाद ऑनलाइन जो है ना इन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। एंड दीज वर सम ऑफ द की प्रिंसिपल्स के जिस चीज़ पर जो है ना वुमेन काम करते हैं या फेमिनिस्ट काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, फेमिनिज्म में सिर्फ फीमेल्स नहीं होती। फेमिनिज्म में हमारे पास मेल सोशल वर्कर भी होते हैं, इसी तरह लेस्बियन भी होते हैं, गेज भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, क्वीरिस्ट भी होते हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग देम। इन सब पर ये काम कर रहे होते हैं और इन सब की वजह से ही ये फेमिनिज्म की तहरीक चल रही थी। नेवर लिंक इट विद ओनली फीमेल्स, ये फीमेल्स नहीं होती, ठीक है। So I hope these things are clear to everybody. Still, if you have any question, you please may ask me. So tomorrow, inshallah, we shall be having our last lecture, and we shall be discussing what is women in development and what is women and development. ठीक है, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो कल हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। एंड एनीथिंग इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड बिसाइड दिस, ठीक है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सबके पास मौजूद है, आप अपने क्वेश्चन मुझे ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई बी रिप्लाइंग यू टाइमली इंशाल्लाह। सेकेंडली, बीपीएससी के सोर्सेज से मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि जून तक आपके पेपर्स हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है ना जुलाई में या अगस्त में जो चेयरमैन है उसका टेन्योर खत्म हो रहा है। तो जब वो टेन्योर खत्म होगा तो फिर लाजमी बात है, उसने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन वालों को ये दिए कि मेरे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तमाम पेपर्स कंडक्ट करवा लो, ठीक है। तो प्लीज यू शुड गेट इनटू दिस। आईआर, रिमेंबर आईआर, यही चीजें जो है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये पढ़ी, इन्हीं को आपको पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न कल्चर के साथ, तो आईआर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यही चीजें सिर्फ मुख्तलिफ डायमेंशन में देखिए कि एजुकेशन हमारी किस तरह है,
फॉर एग्जाम्पल वुमेन फेमिनिज्म पे हम बात करते हैं, तो फेमिनिज्म कैसे परवान चढ़ी, जैसे हमने कहा कि न्यूजीलैंड में कैसे ये परवान चढ़ी, कैसे आगे बढ़ी, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। IR यू शुड नॉट बी वरीइंग विद, ठीक है। आप इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते रहे। आई एम टेलिंग यू, जो चीजें आपको पढ़ाई हैं, अगर आप इन्हीं को पढ़े, इन्हीं को अच्छी तरीके से डिस्कस करें, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा है, ये मोर देन इनफ है। आप बहुत आसानी से अपना पेपर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट लेक्चर, जब हम एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी में पढ़ रहे थे, तो उसमें मुख्तलिफ काइंड ऑफ सोसाइटी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें हमने तमाम काइंड्स पढ़े थे कि पाकिस्तानी सोसाइटी किस तरह है, पाकिस्तानी सोसाइटी के कल्चर किस तरह है, वो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। एंड दीज ऑल लेक्चर्स इंशाल्लाह आई विल बी ट्राइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एज वेल फॉर फ्यूचर। और मैं कोशिश करूंगा, बेशक क्लास खत्म हो जाए, मैं फ्री वक्त में एक एक थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करके उसमें अपलोड करता जाऊंगा। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दोस्त, तो आप सब्सक्राइब करें। आई विल शेयर द लिंक वंस अगेन। So that's it for now. Anything if you want to ask, you may drop me right now, please. Last minute is there, ठीक है। I'll share the link once again, ठीक है। तो आप वो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना for future. Thank you so much. Thank you everybody. Inshallah I'll be explaining. वो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, मेन क्रक्स एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो वीडियोज में फिर मैं कंप्लीट डिटेल में इंशाल्लाह उसको